वरकatuh कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने क्लास 9 की जनरल साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, उसका लेक्चर लास्ट लेके आए हैं। यूरम भगवानी अभी हम चल रहा था, तो अब पीछे से जो मैंने इम्पोर्टेंट तो आपने लगा दिए थे, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे वो कुछ रह गए थे लगवाने वाले, तो वो आप लगवा लें पहले। तो सबसे पहले ये जो मुस्लिम पाकिस्तान साझा खिदमात है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रह गए थे टॉपिक लगवाने वाले। जाबर बिन हयान इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये लगा लें। उसके बाद साइंस एक पाकिस्तान के साइंसदान में आएंगे तो डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट आ जाएँ डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान, ये साइंसदान जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं, इन पर इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ये इतने ज़्यादा हैं, हमसे सारे नहीं होते, तो ये 3 आपने बहुत अच्छे से करने हैं और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार यही रिपीट ज़्यादा होते हैं। बाकी भी आपने करने हैं, ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है उनको, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन एक मस्ट आता है। चलिए आगे देखते हैं। साइंस की शाख में हमने आज स्टार्ट करना था अपना टॉपिक। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। सबसे पहले क्या है साइंस की शाख में मुख्तलिफ बुक्स के साइज़ का कंपैरिजन बताया गया है इसमें। सबसे पहले है साइंस एक बहुत वसी इल्म है। वसी कहते हैं बहुत ज़्यादा लंबा। साइंस के तालीम में आसानी पैदा करने के लिए इस इल्म को भी दूसरे मज़ामीन की तरह मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है फिज़िक्स के साथ इसका ताल्लुक। फिज़िक्स वो इल्म है जो बिलखसूस मादी अशिया और उनकी तमन्नाई वगैरह से मुतल्लिक होता है। फिज़िक्स को पैमाइश की साइंस का नाम भी दिया गया है, क्योंकि इस इल्म का ताल्लुक ज़्यादातर नापतोल से है। मैकेनिक्स, हरारत, रोशनी, आवाज़, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इसके अहम शाखें हैं। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि साइंस की जो फिज़िक्स है उसका साइंस जनरल साइंस का क्या ताल्लुक है, तो उसमें आपने यही लिखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर ये जो लास्ट लाइन है, ये इसके अंदर से अगर आपको मैकेनिक्स जाननी है तो मैकेनिक्स कट कर दें, हरा रोशनी, आवाज़, इलेक्ट्रिसिटी, बस ये कर लें। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता तो ये 3 ही काफ़ी हैं। आगे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साइंस का ताल्लुक रहता है केमिस्ट्री साइंस की वो शाखा जिसमें अशिया की माहियत कहते हैं नेचर को, कि वो कुदरती तौर पर कैसी हैं। आगे हैं तरकीब, कंपैरिजन, कंपोजिशन और उनकी कीमियाई खवास, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मुताला किया जाता है। दुनिया में हर वक्त बेशुमार कीमियाई तामुल वाक़या हो रहे हैं। हमारे अपने वजूद के अंदर भी बेशुमार केमिकल रिएक्शंस वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। मसलन खुराक का हज़म होना, खून का बनना, खून का साफ़ होना वगैरह। फ़िज़िकल, नामियाती और गैर नामियाती केमिस्ट्री इसकी अहम शाखें हैं। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि केमिस्ट्री का जनरल साइंस के साथ ताल्लुक क्या है। 2 भी पूछ सकते हैं, तो आपने ये हर तरह से इसको करने के लिए रेडी रहना है। साइंस की शाखें बयान करें या साइंस की शाख का नाम लिखें, किसी से साथ रिलेटेड। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। आगे है बायोलॉजी। साइंस तरीकों से जानवर का मुताला करने के इल्म को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में क्या कहता है, जानवर का मुताला। बायोलॉजी 2 यूनानी अल्फाज बायोस और लोगोस से मखूद है। बायोस का मतलब है ज़िंदगी और लोगोस का मतलब है बहस। अच्छा, अगर आपको आता है क्वेश्चन बायोलॉजी से क्या मुराद है, तो यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे। बायोलॉजी 2 यूनानी अल्फाज की बायोस और लोगोस से मखूद कहते हैं, निकला है। इधर आप लिख सकते हैं निकला है, ठीक है। तो बायोस का मतलब है ज़िंदगी और लोगोस का मतलब है बहस। जानदार अशिया में हैवानात और पौधे भी शामिल हैं। इस ब्रांच के तहत जानवरों के जिस्म की बनावट, अशिया, काम करने का तरीक़ाकार, तौलीद और नशुमा पर बहस की जाती है। बायोलॉजी हयाती साइंसी इल्म है। इसी मज़ीद 2 अहम शाखों में दर्जा दैर हैं। अच्छा जी, आगे बायोलॉजी की उन्होंने आगे 2 शाखें दे दी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी कौन कौन सी शाखें हैं और उनकी डिटेल बताएँ या उनकी वजाहत करें। तो वो है बॉटनी और ज़ूलॉजी। पौधों के मुताल्लिक़ इल्म को बॉटनी यानी इल्म नबातात कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने याद नहीं है। जानदारों का मुताला जिसमें किया जाता है वो बायोलॉजी है, और पौधों का मुताला जिसमें किया जाता है वो बॉटनी है। इसमें पौधों के साथ नशोनुमा, उनके माहौल के बारे में बहस करते हैं। और जो इल्म नबातात कहा जाता है वो भी बेसिकली बॉटनी ही में आता है, पौधों का ही इल्म होता है। आगे है ज़ूलॉजी। जानवरों के मुतालिक इल्म को ज़ूलॉजी यानी इल्म हैवानात कहते हैं। पौधों के मुतालिक होगा तो बॉटनी, जानवरों के मुतालिक होगा तो वो ज़ूलॉजी में आएगा। इसमें जानवरों और इंसानों के सामने इनके माहौल के बारे में बहस करते हैं। पौधों और जानवरों की ज़िंदगी में बहुत से अमूर आपस में मुश्तरक हैं। अमूर कहते हैं काम। पौधे और जानवरों के जो बहुत से काम हैं वो आपस में एक जैसे हैं। मुश्तरक होना, एक जैसा होना।
लिहाजा इल्म नबातात मेहमाना का मुताला एक ताक़ीद देता है। इस मजमूए इल्म को अलहयात यानी बायोलॉजी का नाम दी जाता है। बायोलॉजी बेसिकली क्या है, उसमें ये दोनों टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, पौधों का और जानवरों का। तो दोनों बहुत ज़्यादा सेम है, इसलिए इनको एक बुक की शक्ल में उन्होंने मुतारिफ करवाया है। आगे है इल्म फ़ल्कियात। फ़ल्की निज़ाम मतलब सूरज, चाँद, तारे, सितारों के इल्म को इल्म फ़ल्कियात या एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी से क्या मुराद है, वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। इल्म फ़ल्कियात से क्या मुराद है, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही है। फ़ल्कियात के मुताले में रियाजी और फिज़िक्स के इल्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। रियाजी एदाद और पैमाइश की खुसूसियात का इल्म है, जिसमें हिसाब, अलजबरा, ज्योमेट्री शामिल हैं। बहुत से दीगर साइंसी इल्मों में रियाजी एक मददगार की हैसियत से इस्तेमाल होती है। इन इल्मों के मुख्तलिफ कवानीन और तशरीहात को रियाजी की मसावात की शक्ल में आसानी से लिखा जा सकता है और इनसे ज़रूरी नताइज अखज़ किए जाते हैं, अखज़ करना निकाले जाते हैं। न्यूटन और आइंस्टाइन मशहूर रियाजीदान गुजरे हैं। ये याद रखना आपने, न्यूटन और आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, ये मशहूर रियाजीदान थे। आगे हैं ज़राअत। वो पूछ सकते हैं मशहूर रियाजीदान कितने थे और कौन कौन से थे, या उनके नाम लिखें। ज़राअत खेती-बाड़ी के तरीके, गोश्त और दूध देने वाले जानवरों को पालने का इल्म में ज़राअत कहलाता है, जिसको ये किसान वगैरह देते हैं। फसलों की बीमारियाँ से बचाव के तरीके, ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले आलात, मशीनें, खादें, ज़राअती कशियात की तैयारी वगैरह इसी साइंस में शामिल है। आगे है मेडिसिन। ये साइंस की वो शाखा है जो जानवरों के जिस्म की साख्त और अमराज की तशकील, तरीक़ा इलाज, अद्वियात की तैयारी, तशख़ीस इलाज में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनों के इल्म से मुतल्लिक़ है। आगे है जियोग्राफ़ी। जियो के मानी ज़मीन और ग्राफ़ी के मानी ग्राफ बंदी के हैं। गोया जियोग्राफ़ी के तहत ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों यानी खुश्की और तरी, अच्छा खुश्की कहते हैं जो खुश्क हिस्सा है जहाँ हम रहते हैं, और तरी कहते हैं जहाँ ज़्यादा पानी वाला हिस्सा जो है, के इलाकों ग्राफ बंदी की जाती है। इल्म जोग्राफिया में कुर्रे अर्ज़ के खदुखाल, ज़मीन, पानी, हवा, नबातात, इंसान के आपस के ताल्लुकात से बहस की जाती है। ये जोग्राफी वाला भी अक्सर आता है कि जोग्राफी से क्या मुराद है, जोग्राफी के बारे में नो लिखें, जोग्राफी का जनरल साइंस से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, तो ये आपने सारे टॉपिक्स करने हैं पीछे वाले, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे है साइंस के मुझे शाखों का आपस में ताल्लुक। साइंस के मुझे ब्रांचों का आपस में गहरा ताल्लुक है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, मतलब लाजिम है। ये नज़रिया के मादा मुझे एटमों के मिलने से बना है, इल्म फिजिक्स का मौजूद रहा है। नीज एटम के साथ भी फिजिक्स शामिल है, लेकिन एटमों का मिलकर मालिक्यूल बनाने का अमल और इसका सबब इल्म केमिस्ट्री का मौजू है। गोया फिजिक्स मादे के तबीयी खुसूसियात और इन कवानीन की वजाहत करती है जिनके तहत एटम्स मिलकर मालिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि मालिक्यूल्स का बनना कीमिया खुसूसियात ज़ाहिर करता है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपस में गहरा ताल्लुक है। आगे है बायोलॉजी में हयाताती अवाम में मुख्तलिफ ऑर्गन का फंक्शन और इनके साथ बयान की जाती है, लेकिन मुख्तलिफ जिंदा अजसाम में वक़ूअ पज़ीर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस का ताल्लुक इल्म कीमिया से है, जिसे बायोकेमिस्ट्री या हयाताती कीमियाई कहा जाता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के मकदारों के साथ भी हल के लिए रियाजी से मदद ली जाती है। केमिस्ट्री फिजिक्स के कई कानूनों असूल रियाजी से अखज़ किए गए हैं। साइंस की चंद ब्रांचेज जिनमें कई शाखों के मुश्तरका तसव्वुरात का मुताला देता है, 10 ज़ैल हैं। अच्छा, अब यहाँ से आपने कहा होगा कि आप इतनी जल्दी पढ़ रही हैं, इनमें कुछ भी आपने याद रखने वाला नहीं था। तो आगे है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ये चारों टॉपिक आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें, तो इनको जो गौर से सुन लें। बायोफिजिक्स क्या है, बायोफिजिक्स के जो क्या कहते हैं, इसमें फिजिक्स के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए बायोलॉजी का मुताबिक मद्देनज़र रखते हैं। उनको जब कोई भी चीज़ का मुताबिक जाता है तो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, बल्कि उनको पहले रखा जाता है और बाद में मुताबिक होता है। फिर है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का असूलों को मद्देनज़र रख के बायो का मुताबिक करते हैं। और जियोफिजिक्स में क्या होता है, ज़मीन के अंदरूनी साथ दूसरे ज़मीन ज़ाहिर के फिजिक्स के कवानीन से वजाहत जियोफिजिक्स कहलाती है। आगे है एस्ट्रोफिजिक्स, इस ड्रामे फल्की के बारे में फिजिक्स के हवाले से वजाहत एस्ट्रोफिजिक्स कहती है। ये निज़ाम ड्रामे फल्की क्या होता है, ये जो सितारे सियारों वालों का इल्म है। ये जो साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन एक सियारा है और ये गर्दिश करती है, सूरज, ये सारे कुछ ये जो होते ही है, इसको ड्रामे फल्की का नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे है साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और इसको भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया मतलब कुम्हार का चाक, लोहार की भट्टी, जुलाहे का तकला, कसान का जुलाहा क्या होता है, ये जो तकले बजाते हैं, बेसिकली ये लोहे की चीज़ें जो बनाता है। किसान का हल और हट, चप्पुओं से चलने वाली कश्तियाँ। चप्पू क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जब कश्ती चलती है उसके अंदर जो एक आदमी बैठता है। अब तो तरक्की होगी है मज़ीद से मज़ीद, अब तो वो पहिए लगे होते हैं, गाड़ी की तरह वो चलाते हैं, लेकिन आपने पुरानी देखी हो कहीं तो वो एक डंडा सा फेरते थे पानी के अंदर,
पीछे को फेरते थे तो कश्ती आगे को जाती थी। उसको बेसिकली वो जो डंडा होता है, स्टिक होती है, उसको चप्पू का नाम दिया जाता है, उसको चप्पू बोलते हैं। अच्छा जी, वगैरह सब ज़माने कदीम के इल्म और उसकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हैं। अच्छा, ये सारे है तो ज़माने मतलब पुराने ज़माने की सारी कुछ, लेकिन ये सारा जो इल्म है ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ही वजह से है। आगे है 19वीं सदी के निस्फ में बिजली की वसीह पैमाने पर तैयारी और तरसील ने घरेलू और सनती इस्तेमाल के लिए बेशुमार इजाद को जन्म दिया। बिजली न सिर्फ रोशनी मुहैया करती है बल्कि वो घरों और कारखानों में हज़ारों मुख्तलिफ मशीनों को भी चलाती है। इससे सनती पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। खातिर ख्वाह मतलब बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मौजूदा सदी में होने वाले मुख्तलिफ दरियाफ्तों ने मवासलाती निज़ाम में लाजवाब तरक्की की है। वायरलेस टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और मुआसर सारी दुनिया भर के निज़ाम को एक ही लड़ी में परो दिया है। इंसान के खिलाफ में सफ़र करना मुमकिन बना दिया है। इसको आप अपने वर्डिंग में लिखें और ज़रूरी नहीं है एक एक लाइन ही लिखें। आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें ईजाद हुई हैं, कैसे कैसे हुई हैं, क्या इस टॉपिक पर आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ें तो आपको समझ आएगी। उसको आप अपने वर्डिंग में लिखें। आगे है आज का दौर कंप्यूटर का दौर है। जदीद दौर की अहमियत ज़्यादा है जिसने ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकलाब मतलब कि बहुत ज़्यादा हैरगेज़ नई नई वो लेके आए हैं दुनिया में ईजादात, तो जो उससे हैरत होती है हर एक को। कंप्यूटर से ईमेल के जरिए पैगाम आसानी बहुत तेज़ हो गई है। कंप्यूटर ने तस्वीर का हसूल बहुत आसान बना दिया है। हसूल कहते हैं हासिल करना, तस्वीर को हासिल करने को। आगे है कंप्यूटर का मतलब घर बैठे मुल्की वजीर को गैर मुल्की मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि तमाम कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक किए जाते हैं। मुंसलिक होता है जोड़े जाना। इन मालूमात को रिकॉर्ड किया जा सकता है, बाद में सही तरीके से सुना और समझा जा सकता है। हर मूल ज़रूर इनका प्रिंट भी हासिल किया जा सकता है। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर सुलभ पहुँचाने के लिए बेशुमार इजाद की हैं, इसमें ज़िंदगी का शायद ही कोई पहलू ऐसा हो जो साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतासिर ना हुआ हो। ज़राअत में ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज, कर्मकश अद्वियात, कीमियाई खादें, ज़रूरी मशीनें, सनद में इनकलाब लाने वाली खुदकार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मशीनें, मवासलात में आबाद की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाले हवाई जहाज़, बर्क रेलगाड़ियाँ और मोटर कार मेडिसिन के शोबे में जान बचाने वाली अद्वियात और तशख़ीसी इलाज वगैरह सब कुछ साइंसी तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी में होने वाले इनकलाबी इजादात की मरहून मिन्नत है। मतलब ये सारा कुछ साइंस में जो नया हुआ है, इनकलाब बर्पा हुआ है, उसी की वजह से हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये सारी नाम आप याद रखें, इनमें से कोई से 3 से 4 रख लें और आगे वगैरह लिख लें तो आपका काम बन जाएगा। आगे है मौजूदा साइंस की हदूद। तो ये लास्ट टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसको आप लास्ट में कीजिएगा। इसमें से ये जो लास्ट है मौजूदा साइंस की हदूद, इसमें से जो इम्पोर्टेंट होंगी कुछ चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी ये इतना अहम नहीं है। जिस दौर में साइंस की हदूद वसी तर हो जाती है, गुज़श्ता निस्फ़ सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बरक़्फ़तार तरक्की की। बरक़्फ़तार कहते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करना। रोज़ अफ़सों नत नई ईजादात हो रही हैं। रोज़ अफ़सों नत नई ईजादात मतलब रोज़ ब रोज़। कल जो नामुमकिन नज़र आता था वो आज मामूली मज़हर नज़र आता है। मामूली मज़हर मतलब आम सा काम। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें साइंस बेबस नज़र आती है। इंसानी इल्म बहरहाल मुकम्मल नहीं हो सका। साइंस की भी कुछ अपनी मजबूरियाँ और हदूद हैं जिनको फलांग कर आगे जाना इसके लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं। अच्छा, बहुत से शोबों में तो उसने तरक्की कर ली है साइंस ने, लेकिन बहुत से शोबों में अभी भी तरक्की नहीं कर सकी। उनका बेसिकली कहना यही है, ठीक है। आगे है मेडिसिन के शोबे में जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हार्मोन इलाज बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन तैयार कर ली गई है, लेकिन जेनेटिक बीमारियां अभी लाइलाज हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बीमारियां अभी लाइलाज हैं या किन बीमारियों का अभी तक इलाज नहीं मौजूद, तो वो जेनेटिक बीमारियां हैं। जीनोम की स्टडी अभी नामुकम्मल है। एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों पर काबू नहीं पाया जा सका, इसमें ये भी बीमारियाँ आ जाएंगी। अगर वो एक से ज़्यादा पूछ लेते हैं तो उसके अंदर एड्स आएगी, हेपेटाइटिस आएगा, कैंसर लाइलाज मर्ज है, कैंसर का भी आएगा। न्यूक्लियर रेज जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत फसलों की बेहतर किस्म की तैयारी के बावजूद बनी इंसान के लिए खुराक का मसला पूरी तरह हल नहीं हो सका। इसके लिए ऐसी प्लांट वैरायटी की ज़रूरत है जो बढ़ती हुई आबादी का साथ दे। अगर खलाई तहक़ीक़ात कोई हद नहीं। चाँद की तस्ख़ीर अभी पहला मरला है, इसके बाद मरीख़ और निज़ाम शमसी के दीगर सितारों की तस्ख़ीर बाकी है, फिर इससे भी आगे बढ़ना है। मतलब चाँद तक तो पहुँच चुका है इंसान, लेकिन बाकी जो सियारे हैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँच सके। जो आबादी बढ़ रही है, एनर्जी के दर में इजाफा होता जा रहा है। ज़मीन के सीने में छुपे सदियों पुराने ज़राए ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसी रफ्तार से मुतबादिल ज़राए दरियाफ़्त नहीं किए जा सके। मतलब और नए ज़राए हम दरियाफ़्त नहीं कर सके अभी। पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें भी अलग मसाइल हैं। सिर्फ न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाना भी अहम
मसला बनता जा रहा है। तमाम तर तहक़ीक़ात के बावजूद कई कुदरती आफ़ात पर कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे मसलन दर्दों की तबाहकारियाँ इसी में हैं। वक्त से पहले इनके मुतालिक आगाही और मुनासिब एहतियाती इक़दाम में साइंसदान कामयाब नहीं हो सके। मतलब आप मौसम वगैरह के बारे में सुनते होंगे कि वो वक्त से पहले बता देते हैं साइंसदान के अब मौसम ऐसा होगा, या इस दिन मौसम ऐसा होगा, लेकिन ज़लज़ला वगैरह के बारे में अभी कोई नहीं बता सकता कि ज़लज़ला आने वाला है। वो अब आ जाता है तब भी पता चलता है। इधर देखो कुदरती आफ़ात का मुकाबला करने में इंसान बेबस है। इस तरह आंधी वगैरह आगे है। अलगर साइंसी तरक्की जारी है, हर वक्त नई दरियाफ्तें हो रही हैं और इनका दायराकार जो है वो वसी तर मतलब ज़्यादा से बढ़ता जा रहा है। साइंस तक क्या जस्तजू का ये सिलसिला अगर इसे तक जा रहा तो मुश्किल आज यकीनन ज़्यादा खूबसूरत होगा। अच्छा जी, आगे हैं अहम निकात, ये आपने मस्ट करने हैं, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप पीछे चैप्टर में से कुछ डेफिनेशन अगर आपको मुश्किल होती हैं तो आप यहाँ से करें, यहाँ आपको शॉर्ट भी मिलेंगी और वर्डिंग भी ईजी होगी। चलें देखते हैं। सबसे पहले साइंस के 3 अखत क्या निकाला गया है, जिसका घुमानी हक़ाइक़ सी शक्ल में मुकायदा मुताला करना है। यहाँ पे अगर वो पूछ लें साइंस क्या है तो उसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। कदीम यूनानी फ़लसफ़े का ख्याल था कि दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें 4 एलिमेंट यानी हवा, पानी, मिट्टी और आग से बनी हैं। ये अहम 3 पॉइंट्स होते हैं और इनमें से भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। साइंस में सबसे पहले नुमाया तरक्की यूनानी दौर में हुई। इस दौर के मशहूर साइंसदान अरस्तू और फैथागोरस के नाम से सरफरोस्त हैं। अच्छा जी, ये आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले तरक्की कहाँ हुई थी और कौन से साइंसदान थे। जमीन हैरान को इल्म कीमिया का बानी कहा जाता है। इल्म कीमिया का बानी किसको कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली दफ़ा जमीन हैरान ने तैयार किए थे। उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले बनाई थी। मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी एक अमली कीमियादान थे, लेकिन वो फ़न तिब में अपने ज़माने के इल्मुल इलाज के असूल में भी पूरी तरह वाकिफ़ थे। ये भी आपने याद है। इब्न हिशम का शुमार दुनिया का माहिर तबियात में होता है। पेन होल कैमरा इब्न हिशम ने ईजाद किया। इनकी शहर फाक किताब का नाम किताबुल मनाज़िर है। किताब और इन्होंने क्या ईजाद किया था और ये किस चीज़ में माहिर थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी रियाजी के मौज़ूअ पर करीबन 150 से ज़्यादा किताबें लिखी। ये सारे मैंने पीछे टॉपिक्स में भी आपको कवर की हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ भी आप रख लें ताकि आपको रिवाइज रहें, आपके जहन में रहें चीज़ें। बोरिस सिन्हा को मुस्लिम दुनिया का अरस्तू तस्लीम किया जाता है। तिब के मौजू पर बोरिस सिन्हा का इंसाइक्लोपीडिया अल-क़ुनून फ़िल तब 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें सारी की सारी। पता है इनके बाहर नोबेल नाम याफ्ता साइंसदान का नाम क्या है, डॉक्टर अब्दुल सलाम है। राजा अब्दुल कदीर खान ने 28 मई 1998 में चार के मुकाम पर कामयाब न्यूक्लियर तजुर्बात किए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मुनीर अहमद ने क्या किया था, 20 जनवरी 1972 से 1990 तक एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे थे। डॉक्टर समर मुबारक मंद ने 28 मई और 30 मई 1998 चार के मुकाम पर 6 न्यूक्लियर तजुर्बात नहायत कामयाबी के साथ किए। और डॉक्टर इशफाक अहमद ने 1960 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शमूलियत इख्तियार की थी और 1971 में कमीशन के चेयरमैन भी मुकर्रर किए गए थे। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मालूमात हैं, अहम निकात हैं जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ही क्या है, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे हम इंशाल्लाह जो हैं, एक आपको पता है कि टिक क्रॉस पर नहीं आते एमसीक्यूज़, हम लहदा से सीरीज़ बनाएंगे एमसीक्यूज़ की इंशाल्लाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होते हैं या चैप्टर के अंदर से बनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और ये टैगें जो अक्सर साल वाले क्वेश्चन हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि ये लगवाएं, तो हम बुक के ऊपर इंशाल्लाह आपको लगाएंगे। बुक के ऊपर ही बताने की डिमांड ज़्यादा आती है, तो ये हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में कवर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चन भी बताएंगे। तो अगली वीडियो आप तक पहुँचे, जल्दी पहुँचे और नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़रिया तलीम चैनल नेम है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करें या इसी वीडियो के नीचे आपको ज़रिया तलीम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसी पर टच करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को है वो ऑन कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुँचे और आपको ढूंढनी ना पड़े वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।